हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह स्टडी स्टैंड से। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी पिछली वीडियोस में हमारा जो लेसन नंबर 10 है एनसीईआरटी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, लेसन का नाम भारत और उसके पड़ोसी देशों के विकास अनुभव, ये हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम इस लेसन के अंतर्गत स्टडी करते हैं कि भारत और पाकिस्तान और चीन का विकास का तुलनात्मक अध्ययन कैसा है। मीनिंग ये कि तीनों देशों ने जो विकास किया है उसके विकास का तुलना क्या करी जाएगी कि भाई कितना भारत का विकास है, किस क्षेत्र में, कितना चीन का है, कितना पाकिस्तान का है। ये भी आपको बताया था कि हम तीनों को ही लेते हैं क्योंकि तीनों ने अपनी विकास प्रक्रिया का आरंभ लगभग एक साथ ही किया, एक ही समय पर किया और इनका तरीका भी एक जैसा है। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया, अब ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो एलपीजी नीतियों पर चल रही हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण पर चल रही हैं, निजीकरण पर चल रही हैं और पहले ये आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को अपनाकर चल रही थी। तो कुल मिलाकर बात यह कि तीनों में समानता है। अब इस वीडियो में, आज के जो वीडियो हम कर रहे हैं उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चीन, देखो करना हमें तीनों की तुलना को है, लेकिन एक्चुअली भारत के बारे में तो सारा अध्ययन इस बुक में विभिन्न चैप्टरों में आपने किया है। पाकिस्तान पर ज्यादा फोकस नहीं रखना है, चीन पर फोकस रखना है हमको। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम चीन के बारे में बात करेंगे कि चीन ने अपनी विकास के प्रक्रिया को कैसे फास्ट किया है। आप जानते हो आज चीन भारत की एक विश्व की महाशक्ति है। आर्थिक रूप से आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, एक बहुत तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं, किस तरह चीनी ड्रैगन आज पूरे विश्व में छा गया है, वो देखने की बात है। तो उसके लिए हम चीन के बैकग्राउंड को समझेंगे, विकास के तरीकों को समझेंगे, किस तरह से उसने विकास किया, कैसे वो इस जगह पर आज पहुंचा है। उन सारे मुद्दों को लेकर इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी बताएंगे, साथ साथ चीन के विकास के बारे में बात करेंगे। तो मेरा टॉपिक इस वीडियो के अंदर यही है, चीन का विकास, यानी चीन ने जो अपना विकास किया है, चीनी अर्थव्यवस्था में जिस तरह से विकास हुआ है वो हम इसमें लेकर चलेंगे। देखिए 53 में इन्होंने पंचवर्षीय योजना शुरू करी। आपको बताने के लिए एक खास बात हम बताने जा रहे हैं कि चीन के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है शुरू में, एक दल शासन, कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखिए, एक ही दल का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा है शुरू से और इसी रूप में समाजवादी अर्थव्यवस्था इसने अपनाई है। कम्युनिस्ट पार्टी ज्यादातर समाजवाद पर चलती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर एक दल के इस शासन के अंदर सारा आर्थिक नियंत्रण सरकार के हाथ में रहा, बल्कि कहिए कि एक पार्टी के हाथ में रहा। तो आपको दिमाग में रखना है कि चीन का जो सारा सिस्टम है वो एक दलीय प्रणाली का है और एक दलीय प्रणाली के अंदर सारी शक्तियां एक दल के पास रहती हैं। तो सारी आर्थिक शक्तियां, आर्थिक निर्णय सरकार के पास थे। सीधी सी बात कहूं तो सारा उद्योग धंधे, सारा आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन, उपभोग, निवेश, ये सभी क्रियाएं एक दल के पास थी, सरकार के पास थी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था में सरकार सर्वोपरि थी, सरकार के हाथ में सब कुछ रहा। और अब बात चलते हैं आगे लेकर कि चीन ने विकास कैसे किया। चीन ने अपने विकास को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले 1956 के अंदर एक अभियान बनाया जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान हिंदी में बोलते हैं इसको, कैंपेन इंग्लिश में बोलते हैं। शॉर्टकट में आप इसे जीएलएफ अभियान कह सकते हैं। चीन के महान नेता माओ, ये पूरा कम्युनिस्ट शासन चीन में जो स्थापित हुआ, ये सब माओ जो उनका नेता था, कम्युनिस्ट नेता था, उसी ने बनाया था पूरा का पूरा। महान नेता मानते हैं चीन माओ को। माओवादी आपने नाम भी सुना होगा, माओ के नाम से ही निकला है ये।
तो माओ जो इनका नेता था उसने चीन के विकास के लिए, चीन को आधुनिक बनाने के लिए, मैं कहूं चीन को एक विकसित देश बनाने के लिए शुरू किया 1956 में। आपको बताया जा रहा है 1956 में चीन को आधुनिक बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए माओ के द्वारा शुरू किया गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। क्या था इस अभियान की मुख्य बातें, आपको समझा देते हैं। पहली बात तो ये, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था चीन को विकसित देश बनाना। इसके लिए उसने जोर दिया औद्योगिकरण पर, यानी आधुनिक बनाने का जो रास्ता था वो रहेगा औद्योगिकरण, उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देश में लगाना। हालांकि चीन पहले कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी जैसे भारत की है, लेकिन चीन ने साफ कहा कि हमें कृषि के आधार पर विकास नहीं करना है, उद्योगों के आधार पर विकास करना है। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य याद रखिए क्या रहा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को तीव्र औद्योगिक विकास द्वारा आधुनिक यानी विकसित अर्थव्यवस्था बनाना, यानी औद्योगिक विकास। मुख्य जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी उसको बदल देना है। याद रखिए जीएलएफ का मुख्य उद्देश्य कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बदलकर, आप यहां नोटिस रखिए, बदलकर चेंज कर देना है, कन्वर्ट कर देना है कि जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी उसको बदलकर तीव्र औद्योगिक विकास द्वारा आधुनिक बनाना। सीधी सी बात कहूं तो इसका उद्देश्य था औद्योगिकरण करना। आपको अगर पूछा जाता है कि जीएलएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है तो आपको बताना है औद्योगिकरण करना। दूसरी खास बात यह की गई, इसीलिए उद्योगों को लगाने के लिए माओ ने लोगों को प्रेरित किया कि वो छोटे बड़े सब तरह के उद्योग लगाएं, और अगर उन्हें कहीं भी जगह ना मिले तो उसने कहा कि अपने घरों के पिछले हिस्से में उद्योग लगाएं। देखिए खास बात, चाइना ऐसे ही बड़ी शक्ति नहीं बना, उसके नेताओं ने कहा कि आप उद्योग लगाइए, हम सहायता करेंगे, आप अपने घरों के पिछले हिस्से में भी उद्योग लगाइए। ये बोला गया उसने साफ अपने मुंह से कि बैकयार्ड में भी आप अपने उद्योग धंधे लगाइए, हम आपको मदद करेंगे। तो उद्योगों को लेकर ये पूरी की पूरी अभियान रहा। लेकिन साथ साथ खेती के बारे में भी एक बात रही, सारी खेती को सरकार ने कैप्चर कर लिया। मीनिंग सीधी सी बात कहूं कि खेती का पूरा काम सरकार ने अपने हाथ में लिया और सारे खेतों को मिलाकर एक नया सिस्टम शुरू किया जिसका नाम था कम्यून पद्धति। ये आपसे पूछा जाएगा कि कम्यून पद्धति क्या है। कम्यून पद्धति एक्चुअली सहकारी खेती है। मतलब जैसे आप समझिए कि बड़े बड़े खेत बना दिए गए, छोटे छोटे खेत नहीं होंगे हर किसान के, सरकार के अंडर में बड़े बड़े खेत होंगे, बड़ा बड़ा भूखंड होगा और उस पर सारा, जैसे गांव का एक सारी जमीन है खेती की, तो एक खेत बना दिया उसको, उसके ऊपर पूरा गांव खेती करेगा और उसका बराबर हिस्सा जनता में, यानी कि जो काम करेंगे उनको बांटेगी सरकार। तो कम्यून पद्धति उन्होंने स्टार्ट की, इसको लिखा हुआ है, जिसमें लोग सहकारी ढंग से खेती करते। सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिलकर काम करेंगे, जो बनेगा वो सरकार बराबर बांट देगी जो जो काम करेंगे। और 26,000 कम्यून बनाए गए पूरे देश के अंदर, यानी पूरी कृषि भूमि को 26,000 क्षेत्रों में बांट दिया गया और उस पर सब सहकारी खेती करेंगे। तो दो खास बातें हैं इस जीएलएफ अभियान की। पहली बात तो ये कि औद्योगिकरण का उद्देश्य रखा गया और दूसरी बात खेती के लिए कम्यून पद्धति को अपनाया गया। 26,000 कम्यून बनाए गए, लेकिन ये पद्धति, ये अभियान फेल हो गया। खास बात यह कि ये जो महत्वपूर्ण अभियान था माओ के द्वारा चलाया गया, ये अभियान फेल हो गया। क्यों हो गया? दो बड़ी बातें हुई। शुरुआत में ही जैसे ही ये शुरू हुआ 56 में, 58 के अंदर चीन के अंदर एक महान गलत बोला मैंने, भयंकर एक सूखा पड़ गया, ड्रॉट, और उसमें लगभग 3 करोड़ लोग मर गए। तो चीन की सरकार का ध्यान उद्योगों की बजाय अब जनता को संभालने पर था, सूखे को कंट्रोल करने पर चला गया बजाय उद्योगों की तरफ जाने के। 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई तो बड़ी मुश्किल देश के सामने आ गई थी। ये एक बड़ी कारण है
कि ये क्यों नहीं सफल हुआ, तो हमने आपको बताया। दूसरी खास बात यह हुई कि चीन का जो सहयोगी था वो था रूस, उसका पड़ोसी देश सोवियत संघ, जो कि चीन को मदद दे रहा था उद्योगों के लिए। उद्योगों के विशेषज्ञ उसने भेजे थे, पूरी टेक्नोलॉजी की नॉलेज उसको दी थी। लेकिन चीन का रूस के साथ विवाद हो गया, सीमा विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो चीन का रूस के साथ एक सीमा विवाद हो गया बाउंड्री पर, और इसकी वजह से चीन को देने वाली जो सहायता थी रूस ने वो वापस ले ली। अब जो चीन रूस के सहारे अपना विकास करने में लगा था, उद्योगों को बढ़ावा देने में लगा था, जब रूस ने वापस सहायता ले ली तो वो उसका अभियान जो है वो फेल हो गया। दूसरा बड़ा कारण यही था कि चीन और रूस में सीमा विवाद हो गया और उसने अपने विशेषज्ञ वापस बुला लिए, जिससे कि उसके औद्योगिकरण की प्रक्रिया को गहरा धक्का लगा। तो मैं यही बात बता रहा था कि ये जो अभियान था फेल रहा सूखे की वजह से और रूस द्वारा अपनी सहायता वापस लेने की वजह से। तो ये GLF अभियान था जो 56 में चीन ने चलाया, लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं हुआ। इसके बाद चीन ने एक और अभियान चलाया। माओ ने ही एक दूसरा, जैसे मैं बता रहा हूं अब आपको, कि काम किया। एक नाम है महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति, जो कि 1966 से 76 तक चली। माओ की ही बनाई हुई थी, जैसे कि मैं आपको साफ कह रहा हूं। उसने ये शुरू की चीन के अंदर। इसमें एक्चुअली क्या था कि पूरे विश्व के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी को, कम्युनिस्ट शासन को, समाजवादी शासन को लेकर समस्याएं नजर आ रही थी और इस वजह से विकास की प्रक्रिया भी क्लियर नहीं हो रही थी। तो माओ ने देश के छात्रों, विशेषज्ञों को ट्रेंड किया कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में, और उन छात्रों, उन विशेषज्ञों को भेजा देश के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में। मतलब सीधी सी बात कहूं कि छात्रों और विशेषज्ञों को कम्युनिस्ट विचारधारा का पूरा ट्रेंड बनाकर गांव-गांव, देश के पूरे गांव में, देश में भेजा और लोगों को बताया कि कम्युनिस्ट शासन किस तरह से बेहतर है, किस तरह से कम्युनिस्ट शासन विकास करेगा। और क्योंकि आप जानते हैं, आपको समझना चाहिए कि कम्युनिस्ट शासन का विश्व में भी विरोध था, देश में भी लोगों को अभी समझ नहीं आया, क्योंकि नई नई एक विचारधारा थी कम्युनिस्ट। पूंजीवादी तो पहले से चलती आ रही है, कम्युनिस्ट नई विचारधारा थी। तो इस नई विचारधारा को लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, उसके विरोध को खत्म करने के लिए ये क्रांति शुरू की गई। लिखा हुआ है साफ साफ कि इसमें छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम व अध्ययन के लिए भेजा गया और इसका उद्देश्य, मैं आपको साफ बता रहा हूं, लोगों को कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में बताना था और इसके विरोध को खत्म करना था। तो ये जो क्रांति लाने की कोशिश की गई थी देश की जनता में, कि उन्हें कम्युनिस्ट विचारधारा का पता चले, उसके आधार पर विकास के बारे में समझ में आए, और जो उसका इतना विरोध हो रहा है, विश्व में हो रहा था, देश में हो रहा था, उस विरोध को भी खत्म करने का उद्देश्य लेकर माओ के द्वारा ये महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति आरंभ की गई, जो कि लगभग 10 सालों तक चलती रही। तो स्टूडेंट, अब हम चीन के विकास की इस कहानी को मुख्य चीज पर ले आते हैं। असल में पहले जो 2 उपाय किए गए वो ज्यादा कुछ कामयाब तो हुए नहीं, और चीन भारत जैसे ही पिछड़ापन में रहा, जैसे तीनों देश रहे कहिए आप। लेकिन चीन को जल्दी ही पता लग गया कि उन्हें विकास का तरीका बदलना है। चीन की अपनी विकास गाथा अगर आप देखें, विकास की कहानी को देखें, तो वो शुरू होती है 1978 से। 1978 में चीन ने अपने देश में आर्थिक सुधार आरंभ किए। मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, भारत ने 91 में LPG नीति अपनाई, पाकिस्तान ने 88 में LPG नीतियां अपनाई, लेकिन चीन ने इसकी शुरुआत 1978 में कर दी। NCERT में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या चीन के अंदर जो तीव्र औद्योगिक विकास है, आज जो चीनी ड्रैगन है, चीन एक आर्थिक महाशक्ति है, चीन के अंदर तेजी से जो विकास हो रहा है, क्या इन सब का कारण 98 में किए गए उसके आर्थिक सुधार है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये जो 1978 में उसने सुधार किए, इसी से सब कुछ हुआ? ये क्वेश्चन है एक। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी है
कि चीन के अंदर जो तेजी से विकास हो रहा है उसके मुख्य कारण क्या है। मतलब ये कि आपको पता चलना चाहिए कि आखिर चीन ने इतनी तेजी से विकास कैसे किया है, कौन कौन से कारक हैं जो चीन के विकास के लिए, उसके उद्भव के लिए, उसके तेज, याद रखिए औद्योगिक विकास के लिए, क्योंकि चीन का विकास औद्योगिक विकास है, कृषि के आधार पर नहीं है। तो तीव्र औद्योगिक विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, या जैसे मैंने आपसे कहा कि 1978 के सुधार जो किए गए उसके द्वारा क्या यही एक मुख्य कारण है, तो आप कह सकते हो ये बात सत्य है, सत्य वचन कि 1978 में चीन ने जो आर्थिक सुधार किए, जो नई नीतियां बनाई, वो उसके तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी है। तो क्या है वो उपाय जो उसने किए, जैसे भारत के आपने पढ़े कि एलपीजी नीति अपनाई, चीन ने भी अपने आर्थिक सुधार शुरू किए, लेकिन चीन का और भारत में बड़ा फर्क है। भारत एक साथ एलपीजी नीतियां ले आया, चीन ने इसे चरणों में किया। याद रखिए ध्यान से, इस बात को लिखा गया है कि 1978 में कई मुख्य आर्थिक सुधार चरणों में आरंभ किए गए, यानी कि चीन ने सब कुछ एक साथ नहीं किया, धीरे धीरे एक एक चरण करते करते उसने सुधारों को अपनाया। सबसे पहला सुधार उसने जो शुरू किया, आरंभिक चरण, जो पहला चरण, जैसे मैं कह रहा हूं शुरुआती चरण के अंदर चीन ने अपने देश के अंदर, अभी मैंने वीडियो में बताया कि कम्यून पद्धति शुरू की थी खेती के लिए, उसे खत्म कर दिया। यानी कम्यून लैंड जो थे, 26,000 कम्यून जो बनाए हुए थे, उसे खत्म कर दिया और सारे खेतों को, बड़े जो खेत थे कम्यून, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, किसानों को दे दिया, उनका मालिक उन्हें बना दिया और कहा कि आप अपनी मर्जी से जो इसमें खेती करना चाहो करो, जितनी आय हो अपने पास रखो, लेकिन सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। यानी उसने कहा कि चीन से कम्यून पद्धति तो खत्म कर दी गई और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर किसानों को दिया गया, किसान खेती करेंगे, आय अपने पास रखेंगे, लेकिन सरकार को कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो पहला जो सुधार था वो खेती में किया गया कि कम्यून पद्धति खत्म की गई, एक तरह से प्राइवेट खेती कर दी गई, आप अपनी मर्जी से बनाइए, सरकार को टैक्स दीजिए, बाकी आय अपने पास रखिए। दूसरा सुधार जो किया गया अगले चरण में, वो था औद्योगिक सुधार, सबसे महत्वपूर्ण सुधार। उद्योगों को तरक्की देने के लिए, औद्योगिक विकास करने के लिए चीन का ये सुधार सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि उसने कहा कि निजी फर्में, सहकारी संस्थाएं भी अब उद्यम लगा सकेंगी। मैंने आपको बताया था पिछली क्वेश्चन के अंदर कि सरकार सारे उद्योग चला रही थी। सरकारी उद्योगों को, जैसे भारत में सार्वजनिक उद्यम है, उनको पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। चाइना में उनको एसओई कहते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो सरकार के उद्यम थे पहले सारे के सारे, सारा बिजनेस सरकार चला रही थी। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखिए भारत और चीन के फर्क की। भारत ने अपने उद्योग सरकारी जो थे निजी को बेच दिए, खत्म कर दिए। चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन ने कहा सरकारी उद्यम तो रहेंगे लेकिन निजी उद्यम भी बनेंगे। हर क्षेत्र में निजी उद्यमों की स्थापना होगी, स्थानीय संस्थाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, वो भी बनाएंगी, सरकारी भी बनेंगी। सरकारी खत्म नहीं होंगी, मैं फिर बता दूं आपको। उन्होंने कहा निजी उद्यम भी लगेंगे, सरकारी भी चलेंगे, और होगा क्या इससे दोनों में कंपटीशन होगा। एक्चुअली उसने कहा कि सरकारी उद्यम कंपटीशन नहीं था, इसलिए अच्छी तरह काम नहीं कर रहे थे, तो सरकारी उद्यमों को निजी उद्यमों के साथ कंपटीशन से जोड़ा कि सरकारी उद्यमों को अब कंपटीशन करना पड़े। कंपटीशन ना हो तो आपको पता है कि विकास उद्यमों में कुशलता नहीं आती है, लाभ नहीं आता है। तो दूसरा सुधार यही था कि निजी फर्म व स्थानीय सहकारी संस्थाएं उद्यम लगा सकेंगी। उन्हें कहा गया कि आप अपने उद्यम लगाइए, और इन उद्यमों के लगने से होगा क्या कि जो सरकारी उद्यम है एसओई, उन्हें निजी उद्यमों से प्रतियोगिता होगी, दोनों के बीच कंपटीशन होगा, और इस कंपटीशन का फायदा देश को मिलेगा। दोनों उद्यम कुशलता से काम करेंगे, साधनों का उचित प्रयोग होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, देश की अंदर तरक्की होगी। तो इसलिए औद्योगिक सुधार किए गए। जनता को ध्यान में रखते हुए एक नई चीज शुरू की जिसका नाम था दोहरी कीमत नीति। ये अलग से भी आपको पेपर में आ सकता है
कि चीन द्वारा अपनाई गई दोहरी कीमत नीति क्या थी। आप इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में समझिएगा। चीन और भारत की दोहरी कीमत नीति में थोड़ा फर्क भी है। दोहरी कीमत नीति का फर्क ये होता है कि एक कीमत सरकार की है, एक बाजार की है। मतलब बाजार, जैसे हमारे इंडिया में देखिए आप, राशन की दुकान पर गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, एक निश्चित कीमत होती है फिक्स, और वो उसी रेट पर बेचा जाता है। किसानों को भी एक फिक्स रेट मिलता है अपने अनाज का, एमएसपी कहते हैं जिसको, ठीक। और खुले बाजार में भी रेट होता है। आप गेहूं चावल राशन की दुकान से चीनी लेते हो, खुले बाजार से लेते हो, अलग रेट होते हैं। ऐसा है। चीन में थोड़ा सा डिफरेंट है। चीन का सिस्टम क्या है दोहरी कीमत नीति का, कि चीन की सरकार ने अपनी जनता के फायदे के लिए सरकार उद्यमों को एक निश्चित कीमतों पर कच्चा माल देती है। मतलब सारा नहीं, एक निश्चित कीमतों पर कुछ मात्रा में कच्चा माल देती है। कहती है कि जैसे बात सपोज कीजिए कि आपके प्रोडक्शन में 25% कच्चा माल सरकार देगी, निश्चित कीमतों पर, फिक्स कीमत होती है। आप उस कच्चे माल से जो माल बनाओगे वो सारा माल आपको सरकार की कीमतों पर ही बाजार में बेचना है, तो जनता को थोड़ा फायदा रहे, माल बने भी सरकारी कीमतों के हिसाब से, बिके भी सरकारी कीमतों के हिसाब से। तो यहां में एक खास बात यही है कि किसानों और औद्योगिक इकाइयों को सरकार निश्चित कीमतों पर आगते कच्चा माल देगी और इन्हें निश्चित कीमतों पर ही उत्पाद बेचना होगा। यानी कि जो आगते इनपुट्स इन्हें फिक्स कीमतों पर मिलेंगे, जो ये अपना आउटपुट यानी अपना उत्पादन बनाएंगे उन्हें निश्चित कीमतों पर ही बेचना होगा। यानी सरकार कच्चे माल का एक कीमत दे रही है, अपना माल बेचने के लिए भी उन्हें रेट दे दिया गया है कि हमारे माल से जो आप माल बनाओगे, यानी हमारा कच्चे माल से जब आप निर्मित माल तैयार करोगे उसे आपको सरकारी कीमतों पर ही बेचना होगा। इसके अलावा बाकी जो माल है आप अपना बाजार से उठाइए, दूसरा बाजार, बाकी का माल आप बाजार, खुले बाजार से बाजार कीमतों पर उठाइए, जितना मर्जी लीजिए और खुले बाजार में बेचिए बाजार कीमत के अनुसार। यानी कि उद्योग धंधे, कृषि एक माल सरकारी कीमतों के हिसाब से बनाएंगी, बेचेंगी और बाकी का माल बाजार कीमतों के हिसाब से खरीदेंगी कच्चा माल और खुले बाजार में उन्हें बाजार कीमतों के हिसाब से ही बेचेगी। तो दोहरी कीमत है यहां पर, एक सरकारी रेट है बाजार के अंदर और एक बाजार का रेट है जो खुला रेट होता है मांग और पूर्ति के अनुसार। तो ये उसने काम किया, दोहरी कीमत नीति अपनाई ताकि जन कल्याण भी बना रहे और बाजार के हिसाब से तरक्की भी होती रहे। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार है वो ये किया गया जिसका नाम है विशेष आर्थिक क्षेत्र, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये आप इंडिया में भी सुनते हो। असल में चीन के विकास का सबसे मुख्य आधार ये SEZ है। चीन ने अपने देश में विदेशी निवेश FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रेरित करने के लिए SEZ क्या है समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं, चीन तटीय इलाकों के अंदर उसने SEZ, एक इंडस्ट्रियल एरिया कहिए आप, एक पूरा एरिया सेटअप करके दिया। वहां पर सारी औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराई, बिजली, पानी, सड़क, यातायात, संचार सब एक जगह उपलब्ध कराया और विदेशी उद्यमों को कहा कि आप अपना सारा उत्पादन यहां कीजिए, बनाइए और निर्यात कीजिए। ये बनाने का उद्देश्य जो था प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रेरित करना था। ये लिखा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रेरित करने के लिए SEZ स्थापित किए गए। इससे निर्यात में वृद्धि होगी। खास बात ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य ही था देश के निर्यात में वृद्धि करना, क्योंकि ये उद्यम SEZ में जो भी बनाएंगे वो सारा माल निर्यात होगा। आज चाइना का माल आप देखते हो इंडिया के अंदर सब देशों में है। कंपनी जापान की है, कोरिया की है, लिखा मेड इन चाइना। वजह क्योंकि वो सब यहां बना रहे हैं SEZ में बना रहे हैं और सारा माल निर्यात कर रहे हैं विश्व के सभी देशों को। तो चीन की विकास के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है SEZ का, जिससे देश में विदेशी निवेश है। मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉलेज दूं, चीन और भारत में यही फर्क है। भारत में जितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है 10% है, तो चाइना में 100%, यानी कि हमसे 10 गुना ज्यादा है
वजह उसकी यही है कि उसने यहाँ ये क्षेत्र बनाए हैं, यहाँ सारी सुविधाएं दी हैं और कहा है कि पूरा माल बनाओ और उसे निर्यात करो। पूरी तरह निर्यात आधारित है SEZ और विदेशी निवेश को प्रेरित करने के लिए है। तो स्टूडेंट, इस पूरी वीडियो में मैंने आपको चीन के विकास के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये 1978 के अंदर किया गया उसके सुधार, जिसके आधार पर उसने तेजी के साथ विकास किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास के तरीकों में क्या फर्क है, या कहिए कि तीनों ने जो विकास किया है उसके अंदर क्या तुलना है। ये तुलना आपको जनांकीय आधार पर, मानव विकास आधार पर, GDP आधार पर देखने को मिलेगी, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो आपको जानकारी दी गई उससे संबंधित अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।